कंचना भी कोई मूवी है क्या? क्या करती है कंचना उसमें? ठीक है। अभी 4-5 रोज में आपने देखा है कि नोबेल पुरस्कार के बारे में काफी बातें चल रही है। ठीक है। ट्रम्प को भी खूब चिढ़ाया जा रहा है कि ले 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 ले। ठीक है। तो ये मैटर क्या है और इनसे हमारा इक्वेशन कैसे बन सकता है, तो इस पूरी क्लास में हम इनको देखने वाले हैं। लिखने का काम तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ये मान लो कि आधा पेज का ही रहेगा, लेकिन एक बार समझने की जरूरत रहेगी। और किसी बच्चे को और ज्यादा डिटेल से लिखना हो तो ये पीडीएफ उसको मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी, स्कैन करके भी वो ले जा सकता है, तो पूरी जानकारी भी ले सकता है। मैं इसमें से सिर्फ आपको लिखाऊंगा इतना ही मेरे हिस्से में कि ये 6 पुरस्कार है और ये इन इन आदमियों को दिए गए हैं। ठीक है। 6 में से 2-3 पुरस्कार तो सिंगल सिंगल को दिए गए हैं, 2-3 पुरस्कार 3-3 2-2 आदमियों को दिए गए हैं। तो किन्हें दिए गए हैं वो, लेकिन पूरी बात हमारी आज इन स्लाइडों में है। तो हम एकाग्रचित होके आराम से एक एक बिंदु को हम पढ़ेंगे साथ में, और उसके ऊपर चर्चा थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे। वैसे ज्यादा चर्चा का विषय ये है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट वाली चीजें हैं, समझाने की चीजें इसमें उतनी है नहीं कि जैसे महाद्वीप महासागरों की तरह कुछ हो, या शुरू में अक्षांश देशांतर कुछ वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्तमान में नोबेल में कितने क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। हम 2-3 दिन से वर्तमान में ये सोच रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मिले 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 मिले। हालांकि नोबेल पुरस्कार तो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, लेकिन उनकी अभी घोषणा हुई है कि किन्हें दिए जाएंगे। 10 दिसंबर को एक आयोजन होगा, जब जिन भी लोगों की घोषणा है उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन दिए कि नहीं जाएंगे ये अभी घोषणा हुई है। तो कितने क्षेत्रों में दिए जाएंगे? 6 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। इन 6 क्षेत्रों में से पहला क्षेत्र कौन सा है? भौतिकी। भौतिकी विज्ञान में दिए जाएंगे। भौतिकी विज्ञान में 3 लोगों को दिए जाएंगे, क्यों दिए जाएंगे हम आगे देखेंगे। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? रसायन विज्ञान है, इसमें दिया जाएगा। तीसरा कौन सा है? शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में दिया जाएगा। एक कौन सा दिया जाएगा? साहित्य में। एक दिया जाएगा शांति में, और एक दिया जाएगा अर्थशास्त्र में। यहाँ से प्रश्न कैसा आ सकता है? पहले तो ये आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि 4 ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो 3 तो कोई इन 6 में से डालेगा और एक अलग क्षेत्र डाल देगा। जैसे प्रौद्योगिकी लिख देगा, अब प्रौद्योगिकी को कोई टिक कर देगा कि यार इसमें तो दिया जाता है, या उपयोग सभी वाला ऐसे कर सकता है। तो ये दो ही प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों के नाम हम एक बार वापस बोलते हैं। पहला किस में दिया जाता है? भौतिक में। दूसरा रसायन विज्ञान में। तीसरा शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा में। साहित्य में, शांति में, अर्थशास्त्र। ठीक है। अब इस दर में देखना, मेरी तरफ देखना, हम दोनों क्वेश्चनों को वापस रिवाइज करते हैं। पहले तो ये बताओ कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उधर मत देखना, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती दिमाग पे जोर डालना। पहला क्षेत्र में दिया जाता है भौतिकी में। दूसरा दिया जाता है रसायन में। तीसरा दिया जाता है शरीर क्रिया या चिकित्सा में। चौथा दिया जाता है शांति में। पांचवा दिया जाता है शांति में, पांचवा। ठीक है। और छठा अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और एक साहित्य का नाम भूल गए थे हम 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे किसका दिया जाता है? साहित्य का। ठीक है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, 6 के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार क्या है? पढ़ते हैं इस लाइन को। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। ठीक है। ये जो अल्फ्रेड नोबेल था, इसने क्या किया था? डायनामाइट का खोज की थी उसने, और ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, और इसको मौत का सौदागर कह दिया गया था। उसके बाद में इसने 94-95% अपनी संपत्ति को ही दान कर दिया था। उसके बाद में ये नोबेल पुरस्कार चालू करते हैं। ये छोटे मोटे पुरस्कार नहीं है, कोई एरे गेरे लोगों के द्वारा नहीं दिए जाते, विश्व स्तर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों के वापस एक बार नाम बोलते हैं। पहला भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में, अर्थशास्त्र में। ठीक है जी। इधर चलते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है?
1901 से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद में चलते हैं कि इस पुरस्कार में होता क्या है। तो इसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ऐसे स्वीडिश क्रोनर में है। हमारे पैसों के हिसाब से देखें तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए होते हैं। कितने करोड़ रुपए होते हैं? 8 से 10 करोड़ रुपए होते हैं। वो उस मुद्रा की उस करंट प्राइस पे डिपेंड करता है कि हमारा कितना बनेगा, ठीक है। जैसे आपको पता चलता है कि हमारे 20 रुपए की कीमत 20 रुपए रहती है, लेकिन वो हर दिन विश्व स्तर पर घटती है और बढ़ती रहती है। इसलिए हम फिक्स, जैसे दूसरे देश वाले ये फिक्स नहीं कर सकते कि उनके कितने रुपए बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पैसे की कीमत के हिसाब से घट या बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जो लोग यहाँ रह रहे हैं वहाँ तो फिक्स ही चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, कब प्रदान किया जाता है? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की क्या है, पुण्यतिथि है, उस समय प्रदान किया जाता है। आगे, अर्थशास्त्र में इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1968 में की गई और पहली बार 1969 में दिया गया। यानी शुरू में 1901 में नहीं था, ये 1968 में जुड़ा था। कौन सा? अर्थशास्त्र वाला। इस पेज से बनने वाले सभी प्रश्नों के ऊपर वापस चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको पूछ रहा हूँ कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं वो कौन से होते हैं? नोबेल पुरस्कार होते हैं। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मिलाई जाती है ना। और शुरुआत कब हुई थी इन पुरस्कारों की? 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया? 1968 में शामिल किया गया। पहली बार कब दिया गया? 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1969 में दिया। पुरस्कार राशि क्या है इसमें? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। हमारे पैसों में कितना होता है? 8 से 10 करोड़ रुपए होता है। और 6 क्षेत्रों की बात करें तो पहला क्षेत्र कौन सा है? भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा अर्थशास्त्र। मेरे हिसाब से ये याद हो गया होगा सबको, ठीक है। अब हम सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिए जाते तो अल्फ्रेड नोबेल थे क्या, या अल्फ्रेड खुद क्या थे, तो इसकी बात करते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रासायनिक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। एक आदमी में सोचो कितनी सारी क्वालिटियां है, हर क्षेत्र में ये अच्छा किए थे, ठीक है। किस किस में थे? रसायन में भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे और उद्योगपति भी थे। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ठीक है। इधर चलते हैं, इनका जन्म कब हुआ? 21 अक्टूबर 1833 में। 21 अक्टूबर 1833 में, ठीक है। और 1901 से तो फिर वो पुरस्कार ही चालू कर दिया गया था। स्थान कहाँ पे जन्म हुआ? स्टॉकहोम, स्वीडन में। तो कहाँ के थे? स्वीडन के। 10 दिसंबर 1886 को इनकी क्या हो गई? निधन हो गया, मृत्यु हो गई। 96 को मृत्यु हो गई। इन्होंने 1867 में किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट एक विध्वंसक पदार्थ है जो कि परमाणु में, इनमें हाइड्रोजन बम वगैरह में काम लेते हैं। क्या हुआ देखो देखो, मौत का सौदागर, एक फ्रांसीसी अखबार द्वारा गलती से मौत का सौदागर कहे जाने पर अल्फ्रेड नोबेल को अपने डायनामाइट आविष्कार के विनाशकारी उपयोग का एहसास हुआ था। और तुम ये भी मत सोचो कि सर ये खोज नहीं करता तो कोई और कर लेता, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, पता नहीं भगवान कैसे किस प्रकार से हेल्प करते हैं। हर खोज किसी न किसी आदमी के नाम लिखी होती है, और अगर दुर्घटनावश प्रगति उस आदमी का विनाश किसी तरीके से हो जाता है तो वो खोज उतनी साल आगे की सक जाती है। ये आसान काम नहीं है। जो जो भयंकर खोजे हुई है ना, उन खोजों के लिए मान लो ईश्वरीय शक्ति कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की है, तभी जाके उस आदमी ने वो खोज की है। और क्षणिक विचार पर खोज हुई है। अगर थॉमसन बल्ब की खोज उस समय नहीं करता ना, तो ये संभव है कि आगे थॉमसन कभी आता या प्रकृति वापस कोई रचना रचती, तभी उसकी खोज होती। करोड़ों खोजें अब भी छुपी हुई है, अब भी करोड़ों खोजें छुपी हुई है। और जो खोज जिस वक्त होनी है ना, वो उसी वक्त होगी, चाहे कितनी प्रगति आगे चली जाए। हाँ, एक खोज दूसरी खोज की सहायक है। इसलिए हम ये महाभारत रामायण ये देखते ना कि ये सारी चीजें ऐसे, तो अभी भी वही चीजें चल रही है। यानी आज अगर एआई आया है ना, तो ये मत सोचो एआई के लिए आया है। हो सकता है आगामी
100 साल, 20 साल, 50 साल बाद कोई महान खोज होनी है और उस महान खोज में एआई इतना ज्यादा योगदान देगा कि इस एआई वगैरह वो खोज नहीं हो पाती। तो इसलिए बहुत जटिल प्रक्रियाएं प्रकृति में चल रही होती है, बहुत बड़े स्तर पर ये काम हो रहा होता है, हमारे छोटी मोटी सोच का कोई ज्यादा नहीं होता है। तो इनको ये बोल दिया गया। फिर क्या हुआ, अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1895 में, मृत्यु कब हुई थी, 1896 में, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपने लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया। और यही इसकी थीम है। अभी इसको ट्रंप को नहीं मिलके मारिया को जो मिला है वो इसी आधार पर मिला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दान देने का क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया। यानी एक तरीके से मानव कल्याण में कोई काम होता है उसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आपने चाहे महान से महान कोई भी खोज कर दियो, ऐसी खोज कर दियो कि बस उस किरण के मतलब बंदूक भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेजर के रूप में लाइट जाए किसी आदमी के ऊपर गिरे वो मर जाए, तो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं देंगे। नोबेल पुरस्कार कैसे होना चाहिए, मानव कल्याण में होना चाहिए। तो एक बार आगे क्या है, एक और बहुत है। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई। तो इस स्लाइड के कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। ये छोटी बातें हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। अल्फ्रेड नोबेल ने की डायनेमाइट की खोज 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट का क्या लिया था, पेटेंट मिला था। नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में डायनेमाइट से पहला विस्फोट किया था। डायनेमाइट बनाने के दौरान एक हादसे में अल्फ्रेड के भाई की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ये कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चनों के माध्यम से ये पूरी स्लाइड का क्वेश्चन बोलता हूँ ताकि आपके ध्यान में आ जाए, स्टैटिक जीके से रिलेटेड बात बनती है ये। तो एक तो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। निधन कब हुआ था, 10 दिसंबर 1896 को। डायनेमाइट की खोज किसने की थी, डायनेमाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड बीने ने की थी। कब की थी, 1867 में की थी। और एक फ्रांस का अखबार था, उसने अल्फ्रेड बीने को क्या बोल दिया था, मौत का सौदागर बोल दिया था। उसके परिणाम स्वरूप 1875 में इसने अपनी संपत्ति को कैसे कर दिया था, दान कर दिया था। 95% संपत्ति को दान कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप 1901 में किसकी शुरुआत हुई है, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। किनकी हुई है, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत। इसमें इंपॉर्टेंट बात आप ये मान सकते हो कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड बीने ने की थी। अल्फ्रेड बीने कहाँ के वैज्ञानिक था, स्वीडिश वैज्ञानिक था। कब की थी, 1867 ही दे रखा ना, हाँ 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। 1896 में इनकी मौत हुई थी। 95% संपत्ति को दान दे दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप 1901 से नोबेल पुरस्कारों की क्या हो गई, शुरुआत हो गई थी। बस यही बातें इसमें बनती। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये है नोबेल पुरस्कार जो शांति पुरस्कार है, ठीक है। जो 5 नंबर का पुरस्कार हमने दिया ना, 5 नंबर का पुरस्कार शांति के लिए तो दिया। तो शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किन्हें मिला है, बोलिए नाम, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। कहाँ की है, वेनेजुएला की है, ठीक है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध राजनेता है, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बार बार बोलोगे तो याद रह जाएगा। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। क्या नाम है, मारिया कोरिना मचाडो। थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं इन्हें क्यों मिला है। तो हम इन चीजों को थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, इनमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। किसे मिला है तो वापस पढ़िए, मारिया कोरिना मचाडो। देश क्या है इनका, वेनेजुएला है। पुरस्कार मिलने का कारण क्या है, देखते हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया। कितने साल, 20 साल। जैसे कि अभी रूस में और चीन में, दोनों में इसी प्रकार का सिस्टम बन रहा है। अगर वहां पे कोई राजनेता ऐसा है जो 15 से 20 साल तक संघर्ष करता है तो उसको इस क्षेत्र के अंतर्गत मिल सकता है शांति का पुरस्कार। कौन प्रदान करेगा,
नॉर्वे की संसद करेगी। स्टोर्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति प्रदान करेगी। ठीक है, पुरस्कार राशि में 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर है। ठीक है, ये बात है। तो कुल मिला के ये है कि इन्होंने विपक्ष में रहते हुए सत्ता के खिलाफ लगातार 20 सालों तक संघर्ष किया, इसलिए शांति का नोबल अल्फ्रेड पुरस्कार किन्हीं मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। और पुरस्कारों पे बात करें, साहित्य, साहित्य जो कि 4 नंबर पर लिया था अभी हमने। ठीक है, साहित्य जो कि हमने 4 नंबर पर लिया था, उसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? लास जलो क्रासनाहो रकाई। ठीक है, किसके लेखक है ये? कहाँ के लेखक है? हंगेरियन लेखक है। ठीक है, नाम काफी अच्छा है। ठीक है, दोबारा बोल लेते एक बार, लास जलो क्रासनाहो रकाई। ठीक है, कहाँ के लेखक है? हंगेरियन लेखक है। तो ये हंगेरी देश के हैं। ठीक है, नाम इनका नाम है लाज जलो क्रास जनाहो कराई। ठीक है, मरने दो इसको। पुरस्कार मिलने का कारण देखो क्या है? इनके गहन और दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए, जो कि मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को क्या है? दर्शाती है, इसलिए इनको मिला है। वही प्रदान करेंगे, वही सब चीजें हैं। आगे कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, वो सेम बातें हैं। इसे आगे चले हम। ये है साहब चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसको हमने 3 नंबर नाम दिया था ना, 3 नंबर पे ही तो लिया था चिकित्सा वाला। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को मिला है। ठीक है, एक वैज्ञानिक कहाँ का है? जापान का, और 2 कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें मिला है? 3 को। किनको मिला है? 3 को। 2 तो कहाँ के हैं? अमेरिका के, और एक कहाँ का है? जापान का। अमेरिका में है मेरी ई ब्रूनको, क्या नाम है? मेरी ई ब्रूनको। और दूसरे कौन है? फ्रेड रोम्सडेल, फ्रेड राम्सडेल, फ्रेड राम्सडेल है। और जापानी कौन है? सिमोन साकागुची, सिमोन साकागुची, ये जापानी वैज्ञानिक है। ठीक है, इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है वो भी देखते हैं। इनको परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया है। इन्होंने क्या किया था कि जैसे हमारा शरीर क्या होता है, खुद को ही नष्ट करने लग जाता है। ठीक है, तभी तो जैसे ये उपवास वगैरह रखते हैं, इसमें भी यही तो होता है ना कि भाई हम बॉडी को कुछ भी बाहर से चीजें नहीं देंगे तो बॉडी अंदर के फैट वेट को खाने लग जाती है। ऐसे कुछ रोग होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह रोग हुआ, उसमें क्या करते हैं, शरीर की जो कोशिकाएं होती है ना, वो दूसरी जो जीवित कोशिकाएं है ना, उन्हीं को दुश्मन मान लेती है और उसी को खत्म करने लग जाती है। जैसे एड्स रोग हुआ, एड्स रोग में भी यही होता है कि शरीर की खुद की कोशिकाएं ही अन्य जो अच्छी वाली हेल्थ वाली जो हमारे चीजें होती हैं उन्हीं को नष्ट करने लग जाती है। मतलब खुद का प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है, वो खुद ही खुद के अंदर विद्रोह हो जाता है एक तरीके से। तो उन्होंने उसी से रिलेटेड कुछ खोज किए। ये पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। इनकी खोज में, सुनना देखो, इनकी खोज में शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए नए क्षेत्र की दिशा दिखाई है, जिसे कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों के नए उपचार विकसित करने का रास्ता खुलता है। ऑटो इम्यून रोगों में वही आते हैं, मतलब जिसमें खुद की कोशिकाएं खुद की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती हैं। देखो मैं आपको एक फिलोसॉफिकल बात बोलूँ, तुम बोलोगे फिर सर फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। ठीक है, फिलोसॉफिकल बात बताऊँ, जैसे मान लो आप कुछ भी देखो, भगवान ने हर चीज ओके बनाई है, नाक कान हाथ पैर सब पर। मतलब आप किसी के शरीर को देखकर ये नहीं कह सकते हो कि भगवान या कोई कलाकार कमजोर आदमी रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बनाया गया है। लेकिन अगर जो हमें इतना अच्छे से बना सकता है, वो एक छोटा सा सिस्टम ऐसा भी तो लगा सकता था ना, जिससे हम बीमार पड़ते ही नहीं कभी। उसके लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। जो दिमाग में करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं डाल रखा है, नस नाड़ियां डाल रखा है, वो एक छोटी सी जगह, अपेंडिक्स जैसी एक छोटी सी जगह शरीर में ऐसी डाल देता, जो कुछ भी बीमारियां होती तो वो वहां से आकर्षित। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये नई जो खोज ये हो रही है कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि मनुष्य के शरीर में एक ऐसा सिस्टम डाल देंगे, जिसमें वो 4 साल 5 साल से एक साथ ही कुछ टीका वोका लगवाएगा, और 4-5 साल तक उसके शरीर में कुछ भी रोग आएगा वो ऑटोमेटिक लड़ लड़ा के फ्री को वो बीमार पड़ेगा ही नहीं।
तो इस दिशा में हमारी जो चिकित्सा का क्षेत्र है ना वो अग्रसर हो रहा है, पता नहीं कब तक इसका चीजें आ सके। हाँ, और जब तक ये चीजें आएगी ना तब तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा, ये मानो तब जाके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा। ठीक है, इससे आगे चले। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यही है, देखो क्या है, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का वह तंत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं आपके अपने ही शरीर के ऊतकों टिश्यू पर हमला न करे, बल्कि केवल हानिकारक बाहरी तत्व जैसे बैक्टीरिया वायरस पर प्रतिक्रिया करे। यही बात बता रहा था। आगे, ये खोज क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो अभी इसी बात से भी पता चल गई। देख लेते हैं ये खुद क्या कहते हैं। इस क्षेत्र में की गई खोजों प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने और ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज के नए तरीके विकसित करने में मदद करती है, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ भयानक बीमारियां हैं, उनमें ये काफी हेल्प करेगी इनकी द्वारा की गई खोज। तो ये 3 वैज्ञानिक थे, 3 कौन कौन से थे चिकित्सा शास्त्री में से? पहला तो कौन है, मेरी ई ब्रुनको, फ्रेड रोम्सडेल और सिमोन साकागुची। ठीक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये पढ़ लिया हमने। इनके बाद में ये आते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये तो अभी 1-2 रोज पहले ही दिया गया है, फिजिक्स के क्षेत्र वाला नोबेल पुरस्कार। यहाँ पे पहला तो किन्हें दिया गया है, जॉन क्लार्क को दिया गया है। दूसरा माइकल एच डेवोरेट को दिया गया है। तीसरा जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। ठीक है, आपको ये जान के अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा कि नोबेल पुरस्कार में भारतीय को किसी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय क्या कर रहे हैं अभी, रील देखने में थोड़ी बिजी हैं। ठीक है ना, हाँ, वो लाल कभी तो नीला ड्रम पे रील बनाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई उनको चाहिए, अभी देखना कुछ ना कुछ दिवाली पे कोई ना कोई ट्रेंड लाएंगे। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले वो चल रहा था कि 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। ठीक है, तो इन चीजों में बिजी है भारतीय लोग थोड़ा सा। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन लोगों को मिला है? 3 को मिला है। किन्हें मिला है? पहले जॉन क्लार्क को, माइकल एच डेवोरेट को और जॉन एम मार्टिन्स को। ठीक है, देखते हैं जॉन क्लार्क क्या है। तो क्या है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए के हैं, प्रोफेसर है ये। माइकल एच डेवोरेट क्या है, येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूएसए में ही है ये भी, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूएसए के ही हैं। तो तीनों यूएसए के हैं नोबेल पुरस्कार में। इसके बाद में चलते हैं क्यों मिला है। तो ये देखना, इन्हें ये पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरकन माइक्रोस्पेसिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनलिंग और ऊर्जा प्रमाणीकरण की खोज के लिए मिला है। मैं आपको मेरे शब्दों में बता देता हूँ क्या है। देखो, अब तक ये माना जाता था कि हमारे जो कण हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, ये कण किसी धातु की सतह को या हम कुछ भी बना देंगे उसको पार नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पिलर है, तो मैं कोई भी कण ऐसा नहीं है कि उसको पार करके उस साइड में चला जाए, वो यहीं पर नष्ट हो जाएगी, चाहे कोई तरंग वगैरह ऐसे कुछ भी हो। लेकिन इन्होंने अभी कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल्स की खोज की है कि वो एक ठोस सतह को भी पार करके उधर जा सकते हैं बिना उसमें कुछ हल्का, इतने ज़्यादा बारीक है, मतलब पता नहीं वो इन पदार्थों में भी कहाँ से रास्ता बनाएंगे और आर के पार जा सकते हैं। इससे एक भौतिकी में बहुत तगड़ी क्रांति आ सकती है। इसीलिए इन तीनों लोगों को क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। थोड़ा ये भाषा भी पढ़ लेते हैं जो भी है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे ये। ठीक है, ये वो बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझिए विस्तार से क्यों दिया गया है। तो ये आमतौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम बहुत छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन पर लागू होते हैं। इन छोटे कणों को व्यवहार में माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। लेकिन अब इन वैज्ञानिकों ने पहली बार बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर माइक्रोस्कोप
पीक पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की क्या की है, खोज की है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण कभी कभी दीवार को पार कर दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। इसे ही क्वांटम टनलिंग कहते हैं, जो बात मैं आपको बताया आगे। अब वैज्ञानिकों ने इस टनलिंग को बिजली के सर्किट जैसे बड़े सिस्टम में देखा है, जो पहले असंभव माना जाता था। इसके साथ ही इन्होंने ऊर्जा के निश्चित स्तरों क्वांटीकरण को भी देखा है, जो इस खोज को और भी खास बना